देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग मैम। ये देखो, लास्ट क्लास में हम लोग बजट जो है वो स्टार्ट किए थे। उसमें इलास्ट्रेशन 3 हम लोग जो कर रहे थे उसमें हम लोग का ये पॉइंट बाकी रह गया, टूल्स एंड कंज्यूम्ड। उसका वर्किंग नोट नंबर 5 हमें बनाना था, ठीक है। एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर ये देखो, ये वाला था हम लोग का क्वेश्चन, इलास्ट्रेशन 3, ठीक है। ये टूल्स और कंज्यूम्ड ये जो है ये वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल, ये चेक करना था। बाकी क्लोज करके हमें आंसर लिखना था। चलो, तो जो बाकी है वो हम करवा देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 5। गुड इवनिंग सुष्मिता। गुड इवनिंग मैम। वर्किंग नोट नंबर 5, ठीक है। तो इसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेक करेंगे सेम है कि नहीं। तो देखो इसमें क्या है, 320 400, ये दोनों चेक करना है। 320 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 320 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हम लोग का, आई थिंक 8000 था कि 10,000 था। पहला वाला 8000, ठीक है। 8000 और यहाँ पर 320 400 बाई 10,000, ठीक है। तो इसका आंसर 0.04 होगा आई थिंक, और ये वाला हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 8000। 320 डिवाइडेड बाई 8000, 0.04। अच्छा, ये तो वेरिएबल ही आ रहा है। 400 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। इसमें तो सेमी वेरिएबल आया नहीं, चलो ये वेरिएबल ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वेरिएबल आ रहा है और हम लोग को कितने यूनिट के लिए निकालना था, 6000 यूनिट के लिए निकालना था, ठीक है। चलो, तो फिर वर्किंग नोट फॉर 6000 यूनिट कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं। फॉर 6000, 6000 इंटू 0.04 करने से जितना आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। 6000 इंटू 0.04। अच्छा, तो अलग अलग आ रहा है क्या, 400 डिवाइडेड बाई 10,000 होगा। अच्छा हाँ, ये और एक जीरो का इंटू 6000, तो इसका आंसर आ रहा है 240, ठीक है। 240 होगा, तो ये लिख लेंगे। अच्छा, तो देखो ये बाकी था, ये लिख लेते हैं। बस ये एक पॉइंट बाकी था हम लोग का, 400। 400 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 240, 320, 400, और यहाँ पर एक्चुअल एक्सपेंसेस, और ये हम लोग का हो जाएगा 240। तो 240 होना चाहिए, हुआ है 300, मतलब 60 रुपीज एक्स्ट्रा हुआ है यहाँ पर भी। तो अब टोटल करेंगे, तो टोटल करने से हर जगह पे हमें दिखा कि एक्स्ट्रा ही हो रहा है, मतलब जो फोरमैन है उसने कुछ पैसा बचत नहीं किया, ठीक है, बचत नहीं कर पाया। तो 150 प्लस 15 प्लस 60, तो ये हो गया 285, ठीक है। 285 का डिफरेंस आ रहा है। ये सब टोटल करने से कितना आ जाएगा, क्या दिया हुआ था, दिया हुआ था तो हम देख के लिख देंगे। 5290, 5290। अच्छा, इसके बाद वाला 10,000 वाला 5875, 5875। और जो एक्चुअल वाला था वो कितना है, वो है 4990, 4990। और ये वाला कितना होगा, तो ये 285 कम होना चाहिए 4990। तो हम इसमें ऐसे करके लिख सकते हैं आराम से, 4705 होगा इसका आंसर। मैंने टोटल नहीं करके भी कर दिया, इसीलिए देखो सिंपल सा बात है। यहाँ पर ये जो है एक्चुअली 4990 हुआ, जो कि बजट से 285 रुपीज ज्यादा हो गया। मतलब बजटेड कितना होगा, इससे 285 कम, अगर टोटल करोगे तो भी 4705 ही आंसर मिलेगा, ठीक है। हो गया। अब इसमें जो है हमें कमेंट करना है कि फिर फोरमैन को जो है मिलना चाहिए बोनस कि नहीं मिलना चाहिए। ऑब्वियसली नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसने कोई बचत तो किया नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द एक्सपेंसेस फॉर मंथ ऑफ, द एक्सपेंसेस फॉर
month of Jan is increased by rupees 285 as compared to flexible budget. बजट के हिसाब से 285 एक्सपेंस ज्यादा है. अंडर सच सर्कमस्टेंसेस assuming the expenses are controllable and based on financial perspective, the foreman of the company should not be entitled for any performance bonus. ठीक है, इसमें समझने वाला बात ये है, ये वाला पॉइंट. Assuming the expenses are controllable and based on financial perspective, बोल रहा है कि expenses for the month, ये तो जैन का बढ़ गया है, ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट के साथ जब हम लोगों ने कंपेयर करके देखा. फिर बोल रहा है अंडर सच सर्कमस्टेंसेस हम लोग ये मान के चलेंगे, ठीक है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हम लोग ये मान रहे हैं कि द एक्सपेंसेस आर कंट्रोलेबल. गुड इवनिंग शाइनी. एक्सपेंसेस आर कंट्रोलेबल एंड बेस्ड ऑन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, मतलब देखो, अब फोरमैन का जो खर्चा बढ़ गया है, ठीक है, जो होना चाहिए था उसे 285, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया था या लेबर का ही चार्जेस बढ़ गया था. अगर ऐसा है तब तो फोरमैन क्या करेगा, वो तो उसके कंट्रोल में नहीं है. मतलब कोई बाहर का फैक्टर्स है क्या, तो ये एजम्पशन है कि एक्सपेंसेस आर कंट्रोलेबल. मतलब ऐसा नहीं था कि रॉ मटेरियल, लेबर या इस तरीके का कोई खर्चा बढ़ गया था जिस वजह से खर्चा जो है 285 रुपए से बढ़ गया. एजम्पशन ये लिया जा रहा है, नहीं, ऐसा कोई भी सर्कमस्टेंसेस जो है नहीं हुआ है. मतलब 285 बढ़ने का सर्कमस्टेंसेस में मतलब मार्केट में कोई भी चीजों का प्राइस में जो है चेंजेस नहीं हुआ है, ये मानते हुए हम लोग ये डिसीजन दे रहे हैं कि फोरमैन को जो है उसके परफॉर्मेंस के लिए बोनस नहीं मिलेगा. मतलब उसको अपने परफॉर्मेंस से जो खर्चा कम करना चाहिए था वो नहीं कर पाया. ठीक है, मार्केट में रेट बदल होने की वजह से उसका जो है खर्चा बढ़ गया, ऐसा बात नहीं है. मतलब उसने जो यहाँ पर प्रोडक्शन किया उसमें जो हम लोग का 285 बढ़ा वो फॉर मार्केट कंडीशन के वजह से नहीं है, उसी के इनएफिशिएंट होने के वजह से होगा. ठीक है, तो ये चीज हमें, ये वाला लाइन जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है मार्केट में अगर बाहरी फैक्टर बढ़ जाए तो फिर खर्चा तो बढ़ ही सकता है. ठीक है, अच्छा, अब ये कंप्लीट हो गया, ये तो लास्ट दिन हो ही गया था. अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इलास्ट्रेशन 2, इलास्ट्रेशन 1, ये सब क्वेश्चन करेंगे.
पहले इलास्ट्रेशन 2 कर लेते हैं, इलास्ट्रेशन 1 भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 पी लिमिटेड हैज प्रोड्यूस 60,000 यूनिट्स ऑपरेटिंग एट 50% कैपेसिटी लेवल। तो पी लिमिटेड जो है 60,000 यूनिट प्रोड्यूस करता है, जिससे वो 50% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहा है इतने प्रोडक्शन के लिए। द कॉस्ट स्ट्रक्चर एट 50% लेवल ऑफ एक्टिविटी, तो 50% लेवल ऑफ एक्टिविटी में कॉस्ट दे दिया है। मेटेरियल है 300 पर यूनिट, मतलब एक यूनिट प्रोडक्शन करने में मेटेरियल का खर्चा 300। डायरेक्ट वेजेस 100, वेरिएबल ओवरहेड 100, डायरेक्ट एक्सपेंस 60, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है 25% फिक्स्ड। तो इसका मतलब 75 जो है वो वेरिएबल होगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 80% वेरिएबल, तो 20% फिक्स्ड होगा। और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन 100% फिक्स्ड है। और ये सब पर यूनिट में दिया हुआ है। द कंपनी एंटिसिपेट्स दैट फाइनेंशियल ईयर 22-23 द वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय 20% एंड द फिक्स्ड कॉस्ट विल गो अप बाय 15%। गुड इवनिंग अरविंद। गुड इवनिंग मैम। देखो, तो बोल रहा है कंपनी एंटिसिपेट्स, कंपनी का ये मानना है कि 22-23 जो फाइनेंशियल ईयर। गुड इवनिंग नीलांजना। गुड इवनिंग मैम। कंपनी एंटिसिपेट्स दैट फाइनेंशियल ईयर 22-23, ये कौन से ईयर का दिया हुआ है? 21-22 का, ठीक है। तो कंपनी का ये मानना है कि नेक्स्ट ईयर, तो एंटिसिपेट्स बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है, सभी वेरिएबल कॉस्ट 20% से बढ़ जाएंगे और फिक्स्ड कॉस्ट 15% से बढ़ जाएंगे। तो ये वेरिएबल कॉस्ट होता है डायरेक्ट मटेरियल, ये 20% से बढ़ेगा, ये भी 20% से बढ़ेगा, ये तो बोल ही दिया वेरिएबल ओवर 20% से बढ़ेगा। डायरेक्ट एक्सपेंस ये भी 20% से बढ़ जाएगा। फैक्ट्री में इसको बाइफरकेट कर लेना है, 25 फिक्स्ड है तो 75 वेरिएबल है, तो 75% वाला पोर्शन 20% से बढ़ेगा। यहाँ पर 80% वाला पोर्शन, ये 40 का 80% वाला पोर्शन वो 20% से बढ़ेगा। और जितने भी फिक्स्ड कॉस्ट है वो सब 15% से बढ़ जाएंगे, ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। ये कंपनी का मानना है कि नेक्स्ट ईयर ऐसा हो सकता है। फिर बोल रहे सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10% टू 880। बोल रहे सेलिंग प्राइस जो है पर यूनिट इंक्रीज हो सकता है 10% से, होगा। और इसके वजह से सेलिंग प्राइस हो जाएगा 880, ठीक है। 10% इंक्रीज होने के बाद 880 हो जाएगा, यही बोला हुआ है, ये इंग्लिश यही बोल रहा है। अब बोल रहा है कैलकुलेट द बजटेड प्रॉफिट और लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, मतलब ये जो 21-22 का जो बजटेड डेटा दिया हुआ है, उससे हमें उसका बजटेड प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा बताना है। तो अगर मुझे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस बताना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेल से अगर हम टोटल कॉस्ट को लेस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट या लॉस जो है वो मिल जाएगा। और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड से अगर हम लोग इसे प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, फिर कंट्रीब्यूशन लिख देंगे, उसके बाद जो है फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर देंगे और प्रॉफिट दिखाएंगे। आंसर दोनों में ही सेम आने वाला है, जैसा चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड के हिसाब से ही दिखा देंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ बजटेड प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। यहाँ पर वर्किंग नोट्स था, तो हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। इलास्ट्रेशन, कैलकुलेशन ऑफ बजटेड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ budgeted profit for the financial year 2021-2022। तो प्रॉफिट निकालना है तो सेल से टोटल कॉस्ट लेस करना पड़ता है, ठीक है। सेल से टोटल कॉस्ट लेस करेंगे तो पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस। और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड से दिखाना चाहते हैं तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, फिर माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे। मतलब ये टोटल कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करके प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेल्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर्स यहाँ पर लिख लेते हैं, पर्टिकुलर्स पर यूनिट, क्योंकि क्वेश्चन में पर यूनिट भी दिया हुआ है, ठीक है। और टोटल, अच्छा, ये जो हम लोग का 21-22 है, ये 50% लेवल ऑफ एक्टिविटी 60,000 यूनिट के लिए, तो ऊपर लिख लेते हैं 60,000 यूनिट और ब्रैकेट में 50% कैपेसिटी यूटिलाइज, ये हो गया।
अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर सेल्स लिखेंगे सबसे पहले। सेल्स, अच्छा सेल्स कितना होगा, तो कितना यूनिट बना रहे हैं, 60,000 यूनिट। कितना बेचेंगे, कुछ बोला नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक रखना है, क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग 60,000 यूनिट ही बेचेंगे। तो मुझे एक चीज बताओ कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा। ये लाइन को पढ़ के तुम लोग को बताना है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल इंक्रीज, 10% इंक्रीज होगा तब ये 880 हो जाएगा। 10% इंक्रीज होगा तो सेलिंग प्राइस 880 तक चला जाएगा, अप टू 10% होके टू 880 हो जाएगा। तो ये कब होगा, ये 22-23 फाइनेंशियल ईयर में होगा, लेकिन हम लोग जिस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो 21-22 का है। तो 21-22 में जो भी सेलिंग प्राइस रहा है वो हमें चाहिए, तभी ना जाके हम सेल्स वैल्यू निकाल पाएंगे। लेकिन मुझे एक सेल्स वैल्यू देखो, 21-22 का तो मुझे नहीं पता, बट 22-23 का मुझे पता है 880 होगा। अब ये 880 कैसे हुआ है, बोल रहे हैं जो भी सेलिंग प्राइस पहले रहा होगा उस वो 10% बढ़ के इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले सेलिंग प्राइस कितना था, बोलो कैसे निकालोगे, कैलकुलेशन से, मैथ से बोलो। 800। 800 होगा ऑब्वियसली, ठीक है। देखो अभी 880 है, अब 880 जो है, सोचो ना 800 में अगर 10% इंटू करते हो तो 80 आता है, ठीक है। तो पहले 800 रहा होगा तभी तो 80 ऐड होके 880 हुआ होगा, ये तो नॉर्मल लॉजिक है। बाकी इसको मैथ्स के हिसाब से देखें तो मान लेते हैं पहले सेलिंग प्राइस 100 रहा और अभी 10% इंक्रीज अगर हो रहा है तो वो 110 हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं 110 इक्विवेलेंट टू 880 है, तो 1 इक्विवेलेंट टू 880 बाई 110, देयरफॉर 100 इक्विवेलेंट टू 880 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100। ऐसे करने से ये देखो आंसर आ जाएगा 800, ठीक है। तो ये ऐसा डेटा दिया हुआ है जो हम लोग ओरली भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा सोचेंगे तो आ जाएगा आंसर कि भाई 800 में 10% लगाएंगे तो 880 होगा। बाकी इसको इस तरीके से किया जा सकता है। अच्छा अब देखो, अगर 800 प्रीवियसली सेल्स वैल्यू रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो गया, 800। तो टोटल कितना हो जाएगा, कितना यूनिट का बात हो रहा है, 60,000। 60,000 इंटू 800 करने से जितना होगा, 6 इंटू 8 तो 48 होता है। अब कितना हो जाएगा, आई थिंक यहाँ पर 4-5-6 जीरो हो जाएगा, मतलब 4 करोड़ होगा शायद, 4 करोड़ 80 लाख। 4 करोड़ 80 लाख, ये हो गया सेल्स, ठीक है। इसको हम ऐसे कवर कर देते हैं। सेल्स के बाद यहाँ पर अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग की तरह इसे प्रेजेंट करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट में देखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना, 300। डायरेक्ट मटेरियल 300, 300 करके 60,000 यूनिट, मतलब ये हो जाएगा 1 करोड़ 80 लाख। डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना करके है, डायरेक्ट वेजेस है 100, वेरिएबल ओवरहेड 100, डायरेक्ट वेजेस 100, वेरिएबल ओवरहेड 100। अच्छा, तो डायरेक्ट वेजेस 100 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 60 लाख, ये भी 60 लाख। वेरिएबल ओवरहेड, अच्छा वेरिएबल ओवरहेड के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60, 60 इंटू 60,000, 36 लाख। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस का वेरिएबल पोर्शन लेंगे, ठीक है। वेरिएबल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, या फिर ऐसे लिख देते फैक्ट्री एक्सपेंस, ब्रैकेट में लिख देते वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल पोर्शन कैसे निकालेंगे, ये टोटल है 80, ठीक है। इसमें 25% फिक्स है तो 75% वेरिएबल है, तो 80 का 75%, तो वेरिएबल 80 इंटू 75% करने से जितना आएगा उतना होगा। तो 80 का 75% कितना हो जाएगा, 60 होगा, ठीक है। तो 60 होने से ये फिर से 36 लाख। अच्छा, ये हो गया फैक्ट्री एक्सपेंसेस का वेरिएबल पोर्शन। उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 80% वेरिएबल, ठीक है। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल 80% ऑफ जो वैल्यू दिया हुआ है, 80% ऑफ 40, तो 32 होगा। 40 का 80% 32 होता है, 32 इंटू 60, मतलब
कितना हो जाएगा 32 इंटू 6 192 मतलब 19,20,000। ठीक है, ये हम लोग का हो गया सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन फुल्ली जो है फिक्स्ड है तो हो गया। अब वेरिएबल को ऐड कर देंगे, जितने भी वेरिएबल है यहाँ पर लिखेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सेल को ए नाम दे देते, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को बी नाम दे देते। वेरिएबल कॉस्ट 300 प्लस 100 4 5 5 और यहाँ पर हो गया 600 और ये 20 652 652 हो जाएगा। तो ये टोटल नहीं करके हम 652 इंटू 60,000 कर देते, जो आंसर आएगा वही टोटल का भी आंसर है। ठीक है, 3,91,20,000। ठीक है, टोटल भी करोगे तो इतना ही मिलेगा और मल्टीप्लाई करके करेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो 652 कोई भी यूनिट प्रोडक्शन करो पर यूनिट का खर्चा 652 ही वेरिएबल वाला आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग निकाल लेते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल्स से अगर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। तो ए माइनस बी करेंगे तो सेल्स है 800 800 माइनस 652 तो ये आ गया 148। ठीक है, और 148 इंटू 60,000 करेंगे तो ये माइनस का आंसर भी मिल जाएगा, या फिर माइनस करके भी कर सकते हो। 88,80,000 88,80,000। ठीक है, ये हम लोग का हो गया कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन के बाद निकालेंगे फिक्स्ड कॉस्ट लेस करके प्रॉफिट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पर लिखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या है देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट में सबसे पहले ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस 25% फिक्स्ड, तो फैक्ट्री एक्सपेंस 25%। ठीक है, तो 25% मतलब कितना होगा। अब ये कैसे निकालना चाहिए, देखो हम लोग को पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में फिक्स्ड होता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है देखो 25% फिक्स, तो फिर 80 का 25% कितना होगा पहले वो देखो। 80 का 25% मतलब 1/4 यानी कि 20 हो जाएगा। अब 20 को अगर हम लोग 60,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 20 को 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 लाख आएगा। यहाँ पर टोटल में नहीं दिया हुआ है तो इसलिए पर यूनिट जो है उसी के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इससे हमें ये समझ लेना चाहिए ये क्वेश्चन 60,000 पे बेस करके दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कितने भी लेवल पे प्रोडक्शन क्यों ना करें, ठीक है, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कितना रहेगा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस जैसे आंसर आ रहा है 12 लाख तो वो 12 लाख ही रहेगा, वो आगे आएगा तो पता चल जाएगा। अभी इसका कैलकुलेशन कैसे हो रहा है वो देखो कि 60,000 यूनिट जैसे मतलब वेरिएबल का वो वैसे ही हो रहा है, लेकिन नॉर्मली फिक्स्ड का तो हमें टोटल में दिया हुआ रहता है, यहाँ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है वैसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 25% फिक्स्ड है, तो 80 का 25% यानी हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे, ये हो जाएगा 80 इंटू 25%, यानी ये आंसर हो जाएगा हम लोग का 20। ठीक है, और ये पर यूनिट में हम लोग नहीं लिखेंगे 20, अगर लिखोगे भी तो ऐड नहीं करना है, लिख सकते हो लेकिन ऐड नहीं करना है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को कभी पर यूनिट में निकाला नहीं जाता है, वो टोटल में ही निकलता है, क्योंकि वो टोटल ही उसका मेन है। फिक्स्ड कॉस्ट तो पर यूनिट में चेंज होता है, वेरिएबल का जैसे क्या हमें पर यूनिट जो है वो फिक्स्ड रखना होता है, फिक्स्ड होता है, रखना क्या है फिक्स्ड ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा हम लोग का कितना आ रहा है 20 इंटू यहाँ पर 20 इंटू 60,000 तो ये हो जाएगा 12 लाख। फैक्ट्री एक्सपेंसेस के बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये है 20% फिक्स्ड, तो 20% ऑफ 40, 20% ऑफ 40 कितना हो जाएगा 8 रुपीज करके, 8 इंटू 60,000 तो 4,80,000। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बाद है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन 20 पर यूनिट, ये 20 पर यूनिट करके, तो 20 पर यूनिट करके 60,000 का हो जाएगा 12 लाख।
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, डी ऑप्शन, 24 और 4, 28,80,000। प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे आएगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करके, मतलब सी माइनस, कंट्रीब्यूशन को मैंने सी नाम नहीं दिया, चलो अभी इसको सी नाम दे देते, ये डी दे दिया, तो सी माइनस डी करके आ जाएगा। ठीक है, तो 28,80,000 और इधर है 88,80,000। मैम 60 लाख। अच्छा 60 लाख, 60 लाख, ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया। तो ये बजटेड पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ गया। अब नेक्स्ट इसमें और भी क्वेश्चन है, देखो ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन। फिर बोला है प्रिपेयर एन एक्सपेंस बजट ऑन मार्जिनल कॉस्ट बेसिस फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। अभी हमें फाइनेंशियल ईयर 22-23 जिसमें ये एंटिसिपेट किया गया है कि ये खर्चे कुछ ऐसे बढ़ जाएंगे और ये खर्चा ऐसे बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस ऐसे हो जाएगा। हमें इसका क्या करना है? एक्सपेंस बजट बनाना है मार्जिनल कॉस्ट बेसिस पे, मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करके करना पड़ेगा फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए एट 50% एंड 60% लेवल ऑफ एक्टिविटी। अच्छा, तो हमें लेवल ऑफ एक्टिविटी 50 और 60 रखना है एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट एज एट रेस्पेक्टिव लेवल, और उस लेवल पे प्रॉफिट भी निकालना है। मतलब सिंपल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट भी पता चल जाएगा। तो ये जो 22-23 का है उसका हमें सेम तरीके से रेडी करके देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेंसेस बजट of P Limited for the financial year 22-23 at 50% and 60% level। अच्छा, नेक्स्ट पेज में करना पड़ेगा पर्टिकुलर्स। अच्छा, कितना कितना कैपेसिटी लेवल है? 50 और 60, 50% लेवल पे प्रोडक्शन होगा 60,000। ठीक है, तो 60% लेवल पे कितना होगा बताओ? 50% लेवल पे तो हमें पता है कितना प्रोडक्शन होगा, 60,000 यूनिट। यूनिट नहीं लिखेंगे तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ठीक है, तुम लोग मुझे तब तक बताओ कि दूसरा जो मतलब लेवल ऑफ एक्टिविटी बोला है उसमें कितना यूनिट हो जाएगा? मैम 72,000। हाँ 72,000 यूनिट। ठीक है, ये तो आसान है। अगर 50% में 60,000 है तो 100% में कितना होगा? 100% में 60,000 का डबल होगा, 1,20,000। तो अगर 100% में 1,20,000 तो 60% में कितना होगा? 1,20,000 का 60%। ये तो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। ठीक है, ये तो वैसे भी कर सकते हो तुम लोग। ये रहा 60%। ठीक है, तो 72,000 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेल्स। बोलो सेल्स पर यूनिट कितना लिखना चाहिए यहाँ पर मुझे? 800 के 880? 880, क्योंकि जिस बजटेड ईयर का हो रहा है तो वहां अगर बढ़ गया है बोल रहे तो उतना ही लेना पड़ेगा। अब तुम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा 60,000 इंटू 880, देख लो कितना होगा। 88 इंटू 6 कर लेते हैं, 528, मतलब 5 करोड़ 28 लाख। और ये हो जाएगा 72 इंटू 88, 63360 ऐसा होना चाहिए, 6,33,60,000। सेल्स ए नाम दे दिया, इसको कर लेते हैं कवर। ठीक है, इसके बाद वेरिएबल खर्चे सारे लिखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल। बोलो डायरेक्ट मटेरियल कितना लिखना है?
क्वेश्चन ये देखो तुम लोग के सामने, बोलो डायरेक्ट मटेरियल कितना लिखना है, बोलो क्वेश्चन में। मैम 10% है। 20% इंक्रीज होगा, कितना होगा बोलो होने के बाद? मैम 360। 360, ठीक है। ये देखो 20% बोला है ना, वेरिएबल खर्चा बढ़ जाएगा, इस पे 20% लगाओ तो 300 का 20% मतलब 60, तो 360 होगा, ठीक है। तो 360 लिखेंगे, 360 के साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, 360 ठीक है। अब 360 इंटू 60,000 मतलब 36 इंटू 6 कर लेते, बाकी जीरो पुट कर लेंगे, 22 करोड़ 16 लाख, 2 करोड़ 16 लाख। अच्छा, और ये वाला 72 इंटू 36 मतलब 259, 2 करोड़ 59 लाख 20,000। अच्छा, फिर डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस, देखो पहले था 100, 20% बढ़ेगा तो कितना होगा बोलो, बोलो कितना होगा? मैम 120। 120, तो 120 इंटू 60,000 मतलब 12 इंटू 6 72 होता है, 72 लाख हो जाएगा। अच्छा, 12 और ये 72 कितना होगा? 864 मतलब 86 लाख 40,000। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस के बाद वेरिएबल ओवरहेड था, वेरिएबल ओवरहेड वो भी 100 था, 120 हो जाएगा बढ़ने के बाद, ये देखो 100 था 120 हो गया। इसमें भी आंसर यही देख देख के लिख देंगे, सेम यही होगा, अगर वैल्यू इतना है तो आंसर भी उतना ही आएगा, 86 लाख 40,000। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड के बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में 60 पर यूनिट, 60 यहाँ पर 60, तो 60 होने से मेरे 60 तो होगा नहीं, सॉरी हम 60 लिख दिए, 60 तो होगा नहीं, 60 पे 20% बढ़ेगा ना, ये भी तो वेरिएबल है, तो कितना हो जाएगा 60 पे 20% बढ़ने से 12 मतलब 72। अच्छा, 72 लेने से कितना होगा, 72 इंटू 6 432 मतलब 43 लाख 20,000, 72 इंटू 72 51 मतलब 51 लाख 84,000। अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस का जितना फिक्स्ड है, ठीक है, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस का वेरिएबल पोर्शन, ठीक है, तो वेरिएबल हम लोग निकाले थे लास्ट वाले, वहां से देख के लिख देते हैं, 60 आया था, ठीक है, अब 60 पे 20% बढ़ाना है तो 72 ही होगा, मतलब सेम आंसर हो जाएगा, 43 20 51 84, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट्री के एक्सपेंसेस के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये भी वेरिएबल पोर्शन लेंगे, तो देखते कितना आया था वेरिएबल, 32 का फिर से 20% 20%, 32 का 20% 6.4 प्लस 32 मतलब 38.4 आ रहा है, 38.4 इंटू 6 230.0 मतलब 23 लाख 4,000, और 38.4 इंटू 72 27 लाख 64,800 होना चाहिए। अच्छा, ये हो गया सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल पोर्शन, बस ये सब टोटल करेंगे तो आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको बी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब टोटल करते कितना होगा, तो देखो
एक तरीके से और भी डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। देखो प्रीवियसली हम लोग का मतलब ये टोटल करने का जरूरत ही नहीं, प्रीवियसली हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट कितना आया था 652 पर यूनिट। अभी जितना भी वेरिएबल कॉस्ट था सारा वेरिएबल कॉस्ट 20% बढ़ गया, मतलब इस पे डायरेक्टली 20% बढ़ा देते हैं ना 652, तो टोटल करेंगे तो आ गया 782.40। मतलब इसका आंसर टोटल करने से भी उतना आएगा, अगर तुम लोग वैसे कर लेते हो तो जल्दी आ जाएगा। इंटू 60,000 कर लेते 60,000 यूनिट के लिए, फिर टोटल करने का जरूरत नहीं है। 4,69,44,000, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर 782.4 इंटू 72,000 करना है, इंटू 72,000। 5,63,32,800 हो गया, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब टोटल करने में टाइम तो लग जाता है ना, तो वो टाइम बचाना है तो फिर ऐसे करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन ए माइनस बी करने से आ जाएगा, इसको सी से डिनोट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 880 माइनस 782.4, ये लिख लेते पर यूनिट 97.6 इंटू 60,000, 58,56,000। चाहो तो माइनस भी कर सकते हो, एक ही बात है। डिवाइडेड बाई 60,000 कर देते हैं, इंटू 72,000 करेंगे तो वो 70,27,200, 70,27,200 और ये हो गया 97.6, ठीक है। ये हम लोग का हो गया कंट्रीब्यूशन। अब इसके बाद लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट में सबसे पहले फैक्ट्री वाला है, फैक्ट्री एक्सपेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। फैक्ट्री एक्सपेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा अब पर यूनिट तो लिखेंगे नहीं अब यहाँ पर, लेकिन ये देखो कितने सारे कॉलम है, एक पर यूनिट वाला कॉलम है, फिर टोटल वाला, फिर से पर यूनिट वाला कॉलम है और इधर टोटल वाला कॉलम है, ठीक है। तो पर यूनिट लिख सकते हो बट ऐड नहीं करना है यूनिट में, अगर लिख भी देते हो तो। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, तो देखो फिक्स्ड खर्चा तो चेंज नहीं होता है, चाहे कितना भी प्रोडक्शन क्यों ना हम लोग कर ले, तो फैक्ट्री, लो मैंने क्या कर दिया इधर जाना था, ठीक है। देखो फैक्ट्री एक्सपेंसेस हम लोग का फिक्स्ड कितना था 12 लाख, तो अब ये 50% कैपेसिटी पे भी 12 लाख ही रहेगा, और जो जिस कैपेसिटी 60% कैपेसिटी जो है जिसपे 72,000 प्रोडक्शन हो रहा है उस पे भी उतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि इसमें कुछ चेंजेस दिखेगा, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि कितना चेंजेस दिखेगा, बोल रहा है कि 50% एंड 60% लेवल ऑफ एक्टिविटी, सॉरी ये रहा, फिक्स्ड कॉस्ट विल गो अप बाय 15%, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 15% से इंक्रीज होगा, ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट जो 12 लाख है, वो 12 लाख में अगर हम लोग 20% एड ऑन करेंगे तो कितना आएगा, उतना ही होना चाहिए। तो ये देखो 12 लाख, इस पे 20%, 80,000। 13,80,000, अच्छा 13,80,000, ठीक है। तो ये 50% कैपेसिटी लेवल पे भी इतना ही रहेगा और 60% कैपेसिटी लेवल पे भी इतना ही रहेगा, तभी तो वो फिक्स्ड कॉस्ट माना जाता है। अच्छा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा, तो उसका प्रीवियसली देखो कितना था, ये रहा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का 4,80,000 था, तो 4,80,000 में 20% लगाओ, देखो कितना होता है, बोलो कितना होता है। नाइन्टी सिक्स, मतलब 5,52,000। 52 হবে না, আমার 76 চলে এসেছে, যাই হোক ঠিক আছে 5,52,000 ही होता है। हाँ अच्छा कैलकुलेशन भूल करेছি, 5,52,000 होगा, ठीक है। अच्छा अब ये नीचे का मैंने 13,80,000 ही क्यों लिख दिया, क्योंकि वो भी ना 12 लाख ही था, तो सेम आंसर आएगा ना, ये देखो ये भी 12 लाख था, सेम आंसर आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये जितने भी फिक्स्ड कॉस्ट है इसको टोटल करेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डी, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 13,80,000 करके डबल 13.8 इंटू 2 कर देते हैं, डबल इतना हो जाएगा 27,60 समथिंग प्लस
5.52 इतना होगा शायद। एट लाख नहीं, मैंने क्या कर दिया, 13 लाख है तो। $33 आ रहा है। अच्छा, 33 लाख 12, 33 लाख 12। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट सी माइनस डी। 33 लाख 12 माइनस करना है कितने से, -58,56,000, तो 25,44,00,000। ठीक है, ये लॉस नहीं आ रहा है, प्रॉफिट ही आ रहा है। मैंने इसको आगे लिखा था, वो बाद में किया था, तो ये नेगेटिव दिख रहा है, आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है, वो आगे पीछे लिखा है मैंने कैलकुलेटर पे, इस वजह से। और 33,12 और ये 70,27,200 -33,12 37,15,200। 37,15,200 ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग को यही कैलकुलेट करने बोला था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि बी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई एंड सेल्स देम थ्रू टू डिविजन्स, ईस्ट एंड वेस्ट। तो कंपनी एक ही है, दो प्रोडक्ट बेचती है और उसको दो डिवीजन में, ईस्ट और वेस्ट ऐसे डिवीजन डिवाइड किया हुआ है, उसके हिसाब से बेच रही है। फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स बजट, हमें क्या बना के देना है, सेल्स बजट टू द बजट कमिटी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन मेड अवेलेबल फॉर द ईयर। ठीक है, तो हमें जो है सेल्स बजट बना के देना है। ठीक है, मतलब कितना हमें सेल्स करना है वो बताना है। ठीक है, तो देखते क्या बोला है। बजटेड सेल्स इन्होंने कुछ सोच रखा है, इन्होंने सोचा है कि इस डिवीजन में बजटेड सेल्स क्या होगा, 800 यूनिट, जबकि एक्चुअली 1000 यूनिट बिका एक्स प्रोडक्ट। और वेस्ट में एक्स प्रोडक्ट 1200 बेचने का सोचा गया था, ये बजटेड था, लेकिन एक्चुअली 1400 बिका। मतलब दोनों ही अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, जो सोचा था उससे ज्यादा बिका। पीस जितना सोचा था उतने में ही बिका है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वाई प्रोडक्ट 600 यूनिट सोचा था, बिका है 400, मतलब परफॉर्मेंस खराब है। 1000 यूनिट सोचा था, बिका है 800, तो इसका मतलब इसमें परफॉर्मेंस खराब है। प्राइस रेट सेम है, बजटेड प्राइस रेट और जो एक्चुअल प्राइस रेट है उसमें यहाँ पर कोई फर्क नहीं दिख रहा है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। एडिक्वेट मार्केट स्टडीज रिवील दैट प्रोडक्ट एक्स इज पॉपुलर बट अंडर प्राइस्ड। अच्छा, एक्स प्रोडक्ट ना काफी पॉपुलर है, इसीलिए अच्छा परफॉर्म भी किया है, लेकिन बोल रहा है उसका प्राइस जो इन्होंने ठीक कर रखा है ना, 18 रुपीज करके, इनके हिसाब से वो प्राइस रेट जो है वो काफी कम है। ठीक है, अंडर प्राइस्ड है। अच्छा, अब बोल रहा है इट इज एक्सपेक्टेड दैट इफ द प्राइस ऑफ एक्स इज इंक्रीज बाय 2। अच्छा, ये लोग सोच रहे हैं कि अगर इसका प्राइस, एक्स प्रोडक्ट का प्राइस 2 रुपए से बढ़ा देंगे, इट विल फाइंड ए रेडी मार्केट, तो इसको मार्केट और भी अच्छा मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड वाई इज ओवर प्राइस्ड, वाई का प्राइस जो है इनके हिसाब से ज्यादा लग रहा है, एंड इफ द प्राइस ऑफ वाई इज रिड्यूस्ड बाय 2 इट विल हैव मोर डिमांड इन द मार्केट। तो वाई का परफॉर्मेंस खराब था ना, इस वजह से ही था, शायद ओवर प्राइस्ड है, इसी वजह से जो है इनका परफॉर्मेंस खराब है। देखो ना, 600 का 400, 1000 का 800, तो बोल रहा है अगर वाई का प्राइस 2 रुपए से कम कर देंगे तो ये मार्केट में इसका डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब वाई का प्राइस 2 रुपए से कम करना है, एक्स का प्राइस 2 रुपए से बढ़ाना है। ठीक है, फिर बोल रहा है द कंपनी मैनेजमेंट हैज एग्रीड फॉर द एफोर्सेड प्राइस चेंजेस, और ये जो चेंजेस है इसके लिए मैनेजमेंट रेडी भी है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्राइस चेंजेस एंड द रिपोर्ट्स ऑफ सेल्समैन फॉलोइंग एस्टिमेट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द डिविजनल मैनेजर। अच्छा, तो बोल रहा है कि प्राइस चेंज का जो भी बेसिस है और रिपोर्ट्स है सेल्समैन ने जो दिया है, फॉलोइंग एस्टिमेट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द डिविजनल मैनेजर। डिविजनल मैनेजर ने जो है कुछ एस्टिमेट्स कर रखा है। क्या एस्टिमेट, क्या है, बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स ओवर बजटेड सेल। बोल रहा है कि बजटेड सेल से
सेल्स जो है ईस्ट और वेस्ट डिवीजन में अगर प्राइस में ये चेंजेस होता है तो एक्स प्रोडक्ट का सेल इतने से बढ़ेगा ईस्ट में, वेस्ट में इतने से, वाई का ईस्ट में इतना और वेस्ट में इतना। ये ओवर बजटेड सिचुएशन बोला है, मतलब ये जो बजटेड सेल दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर ये बजटेड सेल जो इन्होंने सोच रखा है ना, मतलब 800 और 1200 600 और 1000 उसमें इंक्रीमेंट इतना 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 दिखेगा, साफ साफ लिखा हुआ है बजटेड सेल में इतना इंक्रीमेंट दिखेगा। ठीक है, अगर वो प्राइस चेंजेस हुआ तो। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट बोल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन फॉलोइंग एडिशनल सेल्स ओवर एंड अबव द above mentioned estimated sales by division manager are possible। अच्छा, बोल रहा है कि अगर हम लोग इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाते हैं, मतलब ये कंपनी अगर चलाती है, तो फॉलोइंग एडिशनल सेल्स आर पॉसिबल, और एडिशनल सेल्स हो जाएगा, लेकिन किस पे एडिशन होगा, ओवर एंड अबव द above मेंशन वाला मतलब ये वाला एस्टिमेटेड सेल्स बाय डिवीजन मैनेजर। तो डिवीजन मैनेजर ने ये पहले बोला कि भाई बजटेड सेल जो भी हम लोगों ने सोच रखा था, ठीक है, उस पे ये इंक्रीमेंट दिखेगा। साथ ही साथ बोल रहा है कि अगर एक अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाया चलाया जाए तो इस इंक्रीमेंट में, ये जो इंक्रीमेंट होके आएगा, इस पे और भी इतना 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 यूनिट करके इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये परसेंटेज में दे रखा है ऑन बजटेड सेल, एंड उस पे भी ये अमाउंट जो है एड ऑन होगा, इसका मतलब। ठीक है, बोल दिया है ना कि एबव जो इन्होंने मेंशन किया है उस पे भी इतने इतने यूनिट करके और भी सेल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं पूछा क्या है हम लोगों से। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेल्स बजट, हमें सेल्स बजट बना के देना है फॉर 22-23 आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग अबव एस्टिमेट एंड आल्सो शो द बजटेड सेल एंड एक्चुअल सेल्स ऑफ 21-22। ठीक है, तो हमें बजटेड सेल्स बजट बना के देना है। सेल्स बजट का मतलब हो जाएगा कि हमें कितना यूनिट सेल करना है, उसको हम लोग यूनिट में दिखाएंगे और रुपीज में भी दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा सेल्स बजट। क्वेश्चन नंबर 1, statement showing sales budget for, अच्छा ईयर क्या था, 22-23। डिवीजन, क्योंकि सेल तो दो डिवीजन में होता है और दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई। अच्छा, अब सेल्स का हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, क्वांटिटी में लिख सकते हैं, अमाउंट में लिख सकते हैं। सेल्स बजट जब बनाएंगे तो उसमें क्वांटिटी भी आएगा और जो है रुपीज में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अच्छा, अब डिवीजन के नीचे लिखेंगे ईस्ट और वेस्ट, लेकिन इसका हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा ना कि कैसे करके परसेंटेज में बढ़ रहा है ये सब। तो वर्किंग नोट बनाएंगे। इसमें दो क्वेश्चन पूछा था, दो क्या तीन हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके नीचे कर देते फिलहाल वर्किंग नोट। ठीक है, तो सेल्स कैसे बढ़ेगा, तो ईस्ट डिवीजन में लिखते हैं। ये देखो पहले से ईस्ट डिवीजन में एक्स का है 800 और वेस्ट डिवीजन में है 1200। एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं एक्स और यहाँ पर लिखेंगे ईस्ट, थोड़ा नीचे लिखेंगे नहीं तो। अच्छा, पहले से इनका था 800 और 1200, इसका था 800 और इसका था 1200 यहाँ पर। ठीक है, एक्स प्रोडक्ट का ईस्ट और वेस्ट का लिख लिया, एक्स प्रोडक्ट का ईस्ट और वेस्ट का लिख लिया। अब इसमें इंक्रीमेंट 12.5 और 7.5।
ये इंक्रीज करना पड़ेगा 12.5 7.5, और इसके अलावा भी एक्स प्रोडक्ट 120 और 140 दोनों डिवीजन में और भी इंक्रीज होगा, 120 और 140। अब ये पूरा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि कितना हो रहा है। 800 इंटू 12.5% प्लस 800 प्लस 120, तो ये हो गया 1020, और ये कितना हो जाएगा 1200 7.5% प्लस 1200 प्लस 140 1430 इतना हो जाएगा। सेम तरीके से हम लोग y का भी कैलकुलेट करेंगे। ये इस डिवीजन का आ गया, y डिवीजन का मतलब 1020 और 1430 यूनिट्स आया। ठीक है, अब y का देखते हैं। y का हो जाएगा, y का पहले से था 600 और 1000। ठीक है, 600 और 1000, तो 600 प्लस और यहाँ पर 1000 और प्लस करना पड़ेगा। अब परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट देखना है, 22.5 12.5 22.5 और यहाँ पर हो जाएगा 12.5 प्लस यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के वजह से जो इंक्रीमेंट 80 और 100, ये वाला 80 और ये वाला 100। ठीक है, तो देखते कितना होगा। 600 पे देखो इंक्रीमेंट, लेकिन इसी पे करना है, गलती से 120 के साथ ऐड मत कर दो, ये ब्रैकेट में जाएगा। 600 पे ये इंक्रीमेंट होगा, जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे ही करना है। 22.5% प्लस 600 प्लस 80 815 1000 इंटू 12.5% प्लस 1000 प्लस 100 1225। ठीक है, तो ये हमें सेल्स यूनिट मिल गया कि कितना कितना होगा। ठीक है, तो ईस्ट प्रोडक्ट का क्वांटिटी 1020 प्रोडक्ट एक्स का, और वेस्ट में हो जाएगा प्रोडक्ट एक्स का 1430। तो ये नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखने का पैटर्न देख लो, मैंने प्रोडक्ट एक्स का डिटेल्स यहाँ लिखना है, तो प्रोडक्ट एक्स का ये और ये डिटेल्स है। तो ईस्ट में जो है ईस्ट में लिखा, वेस्ट में जो है वेस्ट में लिखा। प्रोडक्ट वाई का 815, अच्छा, और इधर हो जाएगा 1225। ठीक है, अब रेट देखते हैं, रेट कितना कितना है, कितने में बिकेगा। अच्छा, तो पहले प्राइस कितना था, ये देखो, ये 18 और ये 18 था, लेकिन ये चेंज होके 20 हो जाएगा, क्योंकि 2 रुपए बढ़ाना है। तो अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 1020 इंटू 20, 20,400 इंटू 20, 28,600। अच्छा, ये टोटल कर लेते हैं। $49,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये रेट 20, नहीं, प्रोडक्ट एक्स का वाई का तो रेट है, ओवर प्राइस था, उसको कम करना था 2 रुपए से, तो वो कितना था, 2 रुपए से कम, मतलब 42 था, 40 हो जाएगा। 40 815 इंटू 40, 32,600 और 41,225। देखो कितना होता है। तुम लोग कैलकुलेट करते हो ना, देखो हम तो करके दे देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम में तुम लोग को उसी टाइम के अंदर कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। टोटल करेंगे 32, मैम 81,000। 81,000, 81 কোনটা বলো তো, এইটাই मैम 32 और 40। 600 होगा। 81,600। 81,600, सॉरी मैम। हाँ हाँ, 81,600 होगा।
अच्छा 815 और 1225 इसका टोटल 20 20 ठीक लिखा है मैंने? हाँ मैम। ठीक ठीक है 2040 ठीक है। अच्छा बन गया, ये पहला वाला आंसर हम लोग का हो गया। ठीक है, यहाँ पर पूछा था कि सेल्स बजट फॉर 2022 2023 ये बन गया। अच्छा एंड ऑल्सो सो बजटेड सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स ऑफ 21-22 का बजटेड सेल्स और एक्चुअल सेल्स दिखाना है। 21-22 ना ये गलत लिख दिया है, ये 22-23 ही होगा क्योंकि 21-22 का तो कोई डेटा है नहीं इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है। बजटेड सेल्स और एक्चुअल ये 22-23 होगा। 22-23 का बजटेड सेल्स और एक्चुअल सेल्स दिखाना है। ठीक है, तो ये तो इम्प्लीमेंटेशन जो भी इन्होंने बोला था उसके बाद क्या इम्पैक्ट आएगा वो हम लोगों ने दिखाया। ये देखो, ये देखो 22-23 आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग अबव एस्टिमेट, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस जैसे एक्स का प्राइस 2 रुपए से बढ़ा देना, ठीक है, वाई का प्राइस 2 रुपए से कम कर देना, और इनका जो सेल्स वगैरह एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के वजह से कम ज्यादा होगा उसको पूरा अप्लाई करके क्या सिचुएशन होगा। इसके अलावा सिंपल बताना है कि बजटेड सेल्स और एक्चुअल सेल्स ऑफ 21-22 का आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट showing sales budget for 22-23 division product X quantity rate amount, product Y quantity rate amount। अच्छा डिवीजन में ईस्ट वेस्ट। अच्छा सिंपल पूछा है हमें तो देखते हैं क्या है बजटेड वाला। तो ये दिया हुआ है 800 और 1200 एक्स का, 800 और यहाँ पर 1200 दोनों मिला के हो गया 2000। अच्छा रेट, रेट जो पहले से डिसाइडेड है क्योंकि हमें तो बिना चेंजेस के बताना है ना, तो 18 18 कितना हो जाएगा 18 इंटू 8 90, नहीं 96 तो नहीं हुआ, 144। अच्छा और 18 और 12 21600 36000 हो गया। फिर यहाँ पर बिना किसी चेंजेस के बताना है क्वांटिटी रेट और अमाउंट, तो 1000 और वाई का। ठीक है, तो वाई का हो जाएगा 1000 क्या 1200 और 1000। अच्छा नीचे 1000 नहीं सॉरी, ये एक्स का है, वाई का 600 और 1000। हाँ ये देखना है ठीक से। ठीक है 600 और 1000, मतलब इधर उधर का डेटा ले लेंगे तो फिर कुछ आंसर तो आ ही जाएगा बट गलत हो जाएगा। अच्छा इसमें हो जाएगा हम लोग का प्राइस 42 करके, तो 42 करने से ये 42,000 और ये हो जाएगा 9200। देखते हैं, नहीं 252 25 200 प्लस करना पड़ेगा। 67200 है 67200 और এটা 1600 हो गया। अच्छा और भी टोटल कॉलम करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ये देखो इसमें भी अगर टोटल करना चाहो तो कर सकते हैं। इसमें टोटल मतलब ये अमाउंट का टोटल 14400, ये वाला चाहे तो कर सकते हैं 14400 प्लस 25200 39600, ये भी चाहे तो कर सकते हैं, और 42000 प्लस 21600 63600 टोटल करने से 002
103, ठीक है। अगर चाहो तो ये भी टोटल कर सकते हो। तो ये हम लोग का बन गया बजट नॉर्मल, कोई इम्प्लीमेंटेशन के बिना, और एक्चुअल सेल्स का भी हमें बताना है, ठीक है। तो एक्चुअल सेल्स का मतलब सेम अभी जो किया वही करना है, मतलब क्वेश्चन देखने में ऐसा है, वैसा कुछ खास है नहीं। ये देखो, ये एक्चुअल सेल्स का बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट showing actual sales for 22-23, सेम अभी यहाँ पर जो भी किया वही करना है। डिवीजन ईस्ट वेस्ट प्रोडक्ट एक्स क्वांटिटी रेट अमाउंट प्रोडक्ट वाई क्वांटिटी रेट अमाउंट और टोटल। अच्छा, ईस्ट का देखते हैं। ये देखो 1000 और इधर 1400, 1000 और 1400, 1000 और 1400। अच्छा 18 करके, तो ये तो 18,000 और 18 इंटू 14, तो ये हो जाएगा 250 टू 25,200। कितना हो जाएगा 200 इधर, और ये हो गया 8 और 5 13, 43,200। यहाँ पर हो जाएगा 00422400। ये सब प्रेजेंटेशन है कि भाई हम लोग इसको भी आराम से टोटल, अब रेट को मत टोटल कर दो, रेट थोड़ी ना टोटल होगा, ऐसा नहीं कि टोटल करते करते रेट को भी टोटल कर दिया। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्वांटिटी है 400 और 800, 400 और 800, रेट था 42 करके, 42 00 4 2 8 4 4 16 16,800, और ये हो गया 009 कितना आएगा ये 33 आएगा, 008 50 आ रहा है, 50,400। अच्छा अगर ये दोनों का टोटल करते 18,000, मतलब ये 800 हो जाएगा, 34,800, और ये हो जाएगा 33,600 प्लस 25,200, मतलब 58,800, और इसका टोटल करेंगे तो 93,600, ठीक है। ये बन, हाँ बस, ये कुछ नहीं है, बस थोड़ा टाइम लगेगा, प्रेजेंटेशन वगैरह वो भी उतना कुछ नहीं है। क्वांटिटी 1200 होगा तो हम কোনটা বলো তো? ওই কোয়ান্টিটি 400 আর 800 400 আর 800 এটা টোটালটা। আচ্ছা ঠিক প্রোডাক্ট আছে, ওয়াইজ। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ठीक है सर, ये 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। मेन देखो इसमें ये मेन नहीं था, मेन ये वाला था, ठीक है, कि ये इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, ये एडिशन। ये वर्किंग नोट छोड़ के इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं समझने वाला, ठीक है। ये वर्किंग नोट समझ जाओगे तो बाकी तो अपने आप होने वाला है। अच्छा अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। अच्छा इसके बाद हम लोग यहाँ पर इलास्ट्रेशन में जाएंगे, ठीक है। इलास्ट्रेशन का क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये देखो इलास्ट्रेशन 2 तक किया था हम लोगों ने, नहीं 3 कर लिया था, 2 भी किया था शायद, 1 2 कर लिया था ना, एक बार चेक करें, हाँ कर लिया था। 4th नंबर वाला देखो, 4th नंबर वाला करेंगे। इसमें क्या क्या प्रिपेयर करने बोला है पहले वो देखो। इसमें बोला है प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, रॉ मटेरियल परचेस बजट, प्राइस स्टोर्स लेजर एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है। प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए बोला है, तो प्रोडक्शन बजट मतलब हम लोग कितना यूनिट प्रोडक्शन करना चाहते हैं वो। तो प्रोडक्शन बजट जो है उसका डेफिनेशन भी हम लिख पाएंगे, क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है कि प्रोडक्शन बजट का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। बजट में ना थोड़ा थियोरिटिकली पूछ लेता है। तो एक काम करते हैं, पहले ये क्वेश्चन करवा दे, उसके बाद करे, क्या करें वही सोच रहे हैं।
ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर करेंगे। तो मेनली देखो, प्रोडक्शन बजट कैसे निकालेंगे वो तो समझना जरूरी है, फिर हम थ्योरी भी लिखवाएंगे। प्रोडक्शन बजट का मतलब है कि कितना हम लोग प्रोड्यूस करें। तो पहले डिसाइड करना पड़ता है कि कितना सेल करना चाहते हैं। पहले सेल क्वांटिटी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना बेचना चाहते हैं। जितना बेचना चाहेंगे उतना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोडक्शन बजट कैसे निकालना है, प्रोडक्शन का बजट यानी कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। अगर यूनिट में निकालना है तो क्वांटिटी हो गया ना, तो इसका मतलब पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सेल्स क्वांटिटी हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, उतना तो प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। और अगर हम लोग मान लो कि जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो पूरा बेचना नहीं चाहते, थोड़ा बहुत क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहते, हो सकता है कि हम लोग थोड़ा बहुत क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहे, ठीक है, तो ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। मतलब मान लो मुझे 1000 यूनिट बेचना है और जो है 100 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में रखना है, तो मुझे 1100 यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, नॉर्मल सा बात है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, ये हो जाएगा, मुझे इतना अवेलेबिलिटी चाहिए, ठीक है, और माइनस हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अगर प्रीवियसली जो गुड्स अभी प्रोड्यूस करे, अगर प्रीवियसली मेरे पास वो अवेलेबल है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मुझे 1000 यूनिट बेचना है, 100 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में रखना है, तो मुझे 1100 का प्रोडक्शन करना चाहिए। लेकिन सेम जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास ऑलरेडी पहले से 100 यूनिट पड़ा हुआ है, तो हम 1000 यूनिट ही बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो ये फॉर्मूला वो डेफिनेशन के साथ लिखवा देंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमें प्रोडक्शन बजट निकालना पड़ेगा। मतलब प्रोडक्शन बजट जब यूनिट में निकालना है, मुझे सेल्स क्वांटिटी चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी चाहिए, ओपनिंग स्टॉक का क्वांटिटी चाहिए। अगर है तो देखो सेल्स वाला मेन है, ओपनिंग क्लोजिंग तो वो तो ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा ना कि उसको क्लोजिंग रखना है कि नहीं रखना है, तभी क्लोजिंग स्टॉक के बराबर भी प्रोड्यूस करेंगे कि भाई हाँ इतना और एक्स्ट्रा करेंगे। और ओपनिंग में अगर कुछ है तो फिर जो है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना अवॉइड करेंगे, ओपनिंग में जितना है उतना प्रोडक्शन कम करेंगे। तो वो दो तो क्वेश्चन हमें बोलेगा, उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो, पहला बोला है प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए, लेकिन पहले क्वेश्चन तो पढ़ ले। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी estimate its quarter wise sale for the next year as under। ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी मतलब ये कंपनी बस सिंगल प्रोडक्ट ही बनाती है, मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं बना रही है, ठीक है। और बोल रहा है कि इसका क्वार्टर वाइज सेल दे दिया, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, पूरे एक साल में, मतलब ये पूरा एक साल का डेटा दिया है, बोल भी दिया है ईयर, ठीक है। ये देखो क्या दिया है, फॉर द नेक्स्ट ईयर। अच्छा ये नेक्स्ट ईयर का दिया है, तो ईयर हो रहा है क्योंकि 4 क्वार्टर लेके ही एक साल होता है। क्वार्टर का मतलब हम लोग किसी भी डेटा को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो वो क्वार्टर बन जाता है। तो एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होता है, ठीक है, एक एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होता है। अब यहाँ पर सेल्स का डेटा दिया, फिर क्या बोल रहे हैं, द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज 6000 यूनिट एंड द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू मेंटेन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट 12250 यूनिट एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब फोर्थ क्वार्टर जब रनिंग चल रहा होगा तभी ईयर एंड आ जाएगा, ठीक है। ईयर एंड कब होगा, जब फोर्थ क्वार्टर आएगा तभी ईयर एंड होगा। तो बोल रहा है कि कंपनी ने सोच रखा है कि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना रखेगी, 12250, और ओपनिंग स्टॉक कितना रखेगी, ओपनिंग स्टॉक जो है वो बोल रहा है कि 6000 है। अब ये 6000 कब मानेंगे, ओपनिंग स्टॉक कब होगा, ओपनिंग क्वार्टर में, मतलब स्टार्टिंग में होगा, तो ओपनिंग स्टॉक इतना, क्लोजिंग इतना। ये क्वेश्चन में बता दिया है कि मतलब ईयर के स्टार्टिंग में इतना स्टॉक है और एंड में इतना स्टॉक इनको रखना है। द प्रोडक्शन पैटर्न इन ईच क्वार्टर इज बेस्ड ऑन, प्रोडक्शन का पैटर्न कैसे होगा वो भी बताए। 80% ऑफ द सेल्स ऑफ द करेंट क्वार्टर, मतलब इस क्वार्टर का जो सेल्स है, ये इस क्वार्टर में कितना बेचना है 30,000, इसका 80% प्रोडक्शन करना है कंपनी को इसी क्वार्टर में, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वार्टर में 30,000 जो है सेल्स यूनिट है, ठीक है, इसका 80% जितना भी होगा तो 24,000 होगा, वो इसी क्वार्टर में ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड 20% ऑफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, एंड नेक्स्ट क्वार्टर के सेल्स का 20% जो है वो इस साल हमें जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इस क्वार्टर में हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब ये हो गया, देखो 37,500 इंटू 20%, मतलब सीधा सा बात ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन का पैटर्न क्या है, बोल रहा है कि करेंट जो क्वार्टर रहेगा उस क्वार्टर का सेल का 80% प्रोड्यूस करेंगे, और नेक्स्ट क्वार्टर जो है उस क्वार्टर का सेल का 20% मिला के इस क्वार्टर में करेंगे। फिर सेकंड वाले में क्या होगा, इसका 80%, इसका 20%, थर्ड में क्या होगा, इसका 80%, इसका 20%, फोर्थ में क्या होगा, इसका 80%, उसके नेक्स्ट वाले का 20%, ऐसे बोला है।
द कंपनी मेंटेन्स दिस 20% ऑफ सेल ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर एज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करेंट क्वार्टर। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? द कंपनी मेंटेन दिस 20% सेल ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। नेक्स्ट क्वार्टर का जो 20% सेल हो रहा है वही कंपनी क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से मेंटेन करेगी, ये बता रहा है। मतलब कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? नेक्स्ट क्वार्टर के सेल का 20% करने से जितना आ रहा है वो कंपनी का जो है क्लोजिंग स्टॉक होगा। अच्छा, अब ये हम लोग का प्रोडक्शन का पैटर्न यहां तक दिया हुआ है। इसके आगे का जो इंफॉर्मेशन दिख रहा है तुम लोगों को, ये रॉ मटेरियल परचेज के बारे में दिया हुआ है। तो मैंने पहला क्वेश्चन जो लिया है उसके हिसाब से अगर हम लोग क्वेश्चन को इतना ही पढ़ेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में आया तो तुम लोग पूरा पढ़ना, ठीक है? तुम लोग को कैसे पता चलेगा जब तक कंप्लीट नहीं पढ़ोगे? लेकिन मुझे पता है इसके आगे इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो हम उसको रीड नहीं कर रहे, सीधा हम जो है ये प्रोडक्शन बजट बना के दिखा रहे तुम लोग को। देखो प्रोडक्शन बजट कैसे बनेगा। इलस्ट्रेशन 4, ठीक है? प्रोडक्शन बजट यूनिट में बनाएंगे। क्वार्टर ठीक है, अभी मैंने सिखाया कैसे निकालना है। सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक करके। तो हम पहले लिख रहे हैं सेल्स। सेल्स देखते 37,500, 41,250, 41,250, 45,000, ठीक है? अब यहाँ पर ऐड करेंगे सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, और लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। अगर ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा प्रोडक्शन यूनिट कितना होना चाहिए। टोटल प्रोडक्शन, अच्छा तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में ना पहले ही बताया था कि ओपनिंग स्टॉक कितना है, 6,000 यूनिट। तो हम यहाँ पर रख ले रहे हैं 6,000 यूनिट। और ये देखो 12,250 यहाँ पर लिखेंगे, 12,250, ठीक है? अच्छा ये, ओ सॉरी मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, ये क्लोजिंग स्टॉक है ना, 12,250 ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक कैसे बनाना है वो हमें इंफॉर्मेशन दे दिया। द कंपनी मेंटेन्स दिस 20% सेल ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। नेक्स्ट क्वार्टर का 20% सेल्स जो है वो क्लोजिंग स्टॉक होगा करेंट क्वार्टर का। मतलब मुझे इस क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्वार्टर का 20% सेल जो होगा वही मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है? तो यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक फिर कितना आ जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा नेक्स्ट क्वार्टर का मतलब 37,500 इंटू 20% करने से 7,500, ठीक है? ये आ जाएगा, ऐसे करके निकालना पड़ेगा। तो तुम लोग निकालो, बाकी निकालो एक बार। कितना हो रहा है निकालो, 37,500 का। अब इस क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, इस क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट क्वार्टर के नेक्स्ट क्वार्टर के सेल का 20%, तो कितना आ जाएगा, 8250 हाँ 8250 হবে 45,000। अब थर्ड क्वार्टर का क्या हो जाएगा, 45,000
इंटू 20%, 9,000। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये दिया हुआ था। अब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक देखो, नॉर्मल बात है, ये जो क्लोजिंग है ये नेक्स्ट ईयर, हाँ ये जो क्लोजिंग है ये नेक्स्ट क्वार्टर में, ईयर नहीं ये क्वार्टर है, ओपनिंग हो जाएगा, ये क्लोजिंग नेक्स्ट ओपनिंग हो जाएगा, ऐसे करके होगा। ठीक है, तो लिखो कितना कितना होगा। यहाँ पर आ जाएगा 7,500, यहाँ पर आ जाएगा 8,250, यहाँ पर आ जाएगा 9,000। हो गया। अब कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। 30,000 सेल करना है, 7,500 क्लोजिंग स्टॉक में रखना है, और 6,000 जो है ऑलरेडी इतना है, तो हमें सिर्फ 31,500 प्रोडक्शन से काम बनेगा। 37,500 सेल करना है तो इतना तो प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक में 8,250 रखना है तो उतना भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा। 7,500 ऑलरेडी है। 38,250, 41,250 प्लस 9,000 माइनस 8,250, 42,000। अच्छा, 45,000, 12,250 माइनस 9,000, 48,250। ठीक है, देखो अलग अलग तरीके से इसको किया जा सकता है, मैंने ये सिंपल वाला तरीका लिया है। ठीक है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक के यहाँ पर लिख सकते हो 20% ऑफ सेल ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक कैसे हो जाएगा? ये 6,000 तो गिवन है, बाकी तो हो गया। जो क्लोजिंग स्टॉक है किसी क्वार्टर का, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। ठीक है, और ये डेटा तो क्वेश्चन में गिवन था, ये वाला डेटा और ये वाला डेटा, ये दोनों डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन था। इसको और भी अलग तरीके से किया जा सकता है, बट ये सबसे आसान तरीका है ये प्रोडक्शन कैलकुलेट करने का। बाकी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, जैसे देखो ऐसे भी किया जा सकता है, हम बता देते हैं। जैसे ये सारे क्वार्टर का अगर हम लोग सेल को ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 1,53,750। ये टोटल हो गया पूरे ईयर का सेल। ठीक है, पूरे ईयर का ओपनिंग स्टॉक 6,000, क्लोजिंग स्टॉक 12,250 ईयर एंड में। ठीक है, तो हम लोग अगर इसमें 12,250 ईयर एंड में क्लोजिंग स्टॉक रखना है और ओपनिंग स्टॉक पहले से कितना बना हुआ है 6,000 है, तो इसको एडजस्ट करने से आंसर आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन वैल्यू हो गया पूरे साल भर का 1,60,000। अब इसका यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। बाकी देखो यहाँ पर जैसे ये निकाल लिया, अब जैसे सेल्स मैंने लिखा है, ये देखो 30, 37, ये देखो ऐसे हो जाएगा। सेल्स 30 फर्स्ट क्वार्टर में, फिर 37,500, 41,250, फिर 45,000। ठीक है, तो करंट ईयर में प्रोडक्शन, ये वाला फिर डेटा हमें लेना पड़ेगा। प्रोडक्शन पैटर्न क्या बोला है? 80% ऑफ द सेल्स ऑफ द करंट क्वार्टर, तो 30,000 का 80% कितना होगा? 24,000। हम एक करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा और क्या बोला? 80% सेल ऑफ द करंट क्वार्टर और 20% सेल ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। तो नेक्स्ट क्वार्टर का 20% सेल करने से कितना होता है? 7,500 होता है। अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, ये देखो, ये देखो 7,500, 20% सेल ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। हम पहला दूसरे मेथड से करते हैं तो कैसा होगा? तो ये हो जाएगा 7,500, मतलब इसका 80% और इसका 20% करेंट ईयर का प्रोडक्शन होगा, तो ये 7,500 हो गया। तो इसका मतलब टोटल लगाओ, देखो 30,000 तो सेल करना है तो उतना तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और सेल पैटर्न में बोल दिया है ये देखो 24,000 प्लस 7,500। ठीक है, सॉरी 24,000 प्लस 7,500, तो ये कितना आ गया? 31,500। ये दोनों को ऐड करने से आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये मेरा प्रोडक्शन पैटर्न है तो मुझे इस तरीके से प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो इसमें भी 31,500 आएगा। मैंने जैसे बताया वैसे करोगे तो भी आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वाला कैसे निकालोगे? ये देखो, फिर नेक्स्ट वाला क्या करना है? 37,500 का 80% लेना है, तो 37,500 का 80% लेके देखो 30,000। ठीक है, और नेक्स्ट क्वार्टर यानी 41,250, इसका मुझे लेना है 20%। यही बोला है प्रोडक्शन पैटर्न 8,250, तो टोटल करेंगे तो 38,250 हो जाएगा। तो मैंने भी जैसे दिखा उसमें भी 38,250 आ रहा है। ठीक है, तो देखो आंसर तो आएगा, दोनों तरीके से आंसर आएगा।
ठीक है। और अभी जो मैंने 1,60,000 निकाल के दिखाया उसका फिलहाल यहाँ पर तो यूज नहीं है, किसी जगह पे शायद यूज होगा। ठीक है, देखते कहाँ यूज होगा। तो वो अभी मैंने जो ये टोटल दिखाया था ना, इसका टोटल करके, वो अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ। अभी मैंने जो दूसरा मेथड बताया, ठीक है, वो कहीं और एप्लीकेबल होगा। बाकी अगर प्रोडक्शन पैटर्न को फॉलो करोगे सिंपल, तो भी आंसर आ जाएगा। दोनों पैटर्न को ऐड कर दोगे 80% 20%, तो भी आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ये देख, ये वाला। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है वो देखते हैं। पहला आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है रॉ मेटेरियल कंजम्पशन बजट इन क्वांटिटी। रॉ मेटेरियल का कंजम्पशन बजट इन क्वांटिटी बोला है, कितने क्वांटिटी में हमें रॉ मेटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो देखो, जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना रॉ मटेरियल चाहिए होगा। देखो क्या बोला है, रॉ मटेरियल का क्या कंडीशन है, यहाँ से यहाँ तक है। बोल रहा है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 10,000 केजी। बोल रहा है कि पहले से इनके पास ईयर के स्टार्टिंग से 10,000 केजी रॉ मटेरियल है। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एट 5,000 केजी। और बोल रहा है कि ईयर एंड में क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 5,000 होना चाहिए। मतलब क्वार्टर के शुरुआत में, स्टार्टिंग में 10,000 केजी रॉ मटेरियल होना चाहिए, क्वार्टर के एंड में 5,000 होना चाहिए। ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट रिक्वायर्स 2 केजी ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए 2 केजी रॉ मटेरियल चाहिए। तो हमें कितना रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा वो बताना है। ठीक है, तो कितना रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं ऑब्वियसली उतना रॉ मटेरियल। अगर 31,500 यूनिट रॉ प्रोडक्शन करेंगे तो रॉ मटेरियल कितना खरीदना पड़ेगा। एक यूनिट के लिए अगर 2 केजी लगेगा तो 31,500 के लिए ज्यादा लगेगा। 31,500 इंटू 2 केजी करेंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, कि कितना हमें रॉ मटेरियल का कंजम्पशन करना पड़ेगा। चलो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट इन क्वांटिटी। रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट इन क्वांटिटी। यहाँ नहीं होगा, नेक्स्ट पेज में करते हैं। क्वार्टर्स 1 से लेके 4, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। अब जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना ही रॉ मटेरियल का यूज करेंगे, उससे कम ज्यादा नहीं करना है। तो कितना कितना हो जाएगा, पहला वाला है 31,500, 38,250, 42,000, 48,250। अच्छा, क्वांटिटी। अब रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट कितना है, केजी में है। 2 केजी, 2 केजी, 2 केजी, 2 केजी, सभी केस में इतना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल कंजम्पशन। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको हम बी नाम दे देते हैं। ए इंटू बी करना पड़ेगा। एक यूनिट के लिए अगर 2 केजी तो 31,500 के लिए 31,500 इंटू 2 करने से जितना आएगा, तो 31,500 इंटू 2, 63 केजी। ये आंसर केजी में आ रहा है। ठीक है, ये केजी में आ रहा है। अब 38,250 इंटू 2, 76,500, 96,000, 48,250 इंटू 2, 96,500 हो गया। इतना रॉ मटेरियल हमें कंजम्पशन करना पड़ेगा। बन गया रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। ठीक है, ये बन गया रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट इन क्वांटिटी। फिर बोल रहा है रॉ मटेरियल परचेज बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू। कितना रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा और उसका वैल्यू, मतलब कितना खर्चा पड़ जाएगा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल परचेज जब करेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों को रॉ मटेरियल परचेज जो है, देखो कितना कम करना पड़ेगा। जो भी खरीदेंगे ना उसमें 10,000
किलो कम खरीदना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले से 10,000 किलो अवेलेबल है और 5,000 एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा क्योंकि 5,000 किलो हमें क्लोजिंग स्टॉक में रखना है। मतलब सीधा बात है, इन दोनों का अगर नेट कर दे, देखो 10,000 मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में, 5,000 मुझे क्लोजिंग स्टॉक में रखना है, मतलब प्रोडक्शन के लिए जो जरूरत है वो तो रहेगा ही, वो तो यूज होगा ही, लेकिन 5,000 मेरे पास एक्स्ट्रा रहना चाहिए। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा? कंजम्पशन का मेरा ऐसे हो जाएगा, मुझे प्रोडक्शन के लिए जितना चाहिए उतना तो हम परचेस करेंगे, परचेस फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में अवेलेबल है तो उतना कम करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक वाला ऐड होगा, ओपनिंग स्टॉक वाला लेस होगा। कि ओपनिंग स्टॉक में अगर मेरे पास पहले से 5,000 है तो उतना हम कम जो है परचेस करेंगे। अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे रॉ मटेरियल परचेस बजट। देखो कैसे होगा, अब वो मुझे टोटल में करना पड़ेगा। क्यों हम बता रहे, देखो रॉ मटेरियल परचेस बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट। ठीक है, यहां पर टोटल निकालेंगे एक बार, कितना रॉ मटेरियल चाहिए? 96,500, 96,000, 76,500 और 63,000, 3,32,000 इतना हमें चाहिए। इसका टोटल क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का डेटा हमें अवेलेबल कर रखा है ना यहाँ पर, वो इन टोटल है, कोई क्वार्टर वाइज नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे टोटल इतना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन 3,32,000 kg, मुझे रॉ मटेरियल इतना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा खरीदना है क्योंकि मुझे क्लोजिंग स्टॉक में भी कुछ रॉ मटेरियल रखना है। प्रोडक्शन में जो लगेगा लगेगा, मुझे क्लोजिंग स्टॉक में भी कुछ रॉ मटेरियल रखना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हमेशा मुझे क्लोजिंग स्टॉक में 5,000 किलो जब ईयर एंड होगा तो मेरे पास पड़ा हुआ रहना चाहिए। तो मुझे टोटल रॉ मटेरियल फिर कितना खरीदना पड़ेगा? तो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा 3,37,000। ठीक है, अच्छा ये ऐड गलत हुआ है, 3,20,000 होगा, देखो तो। হ্যালো ম্যাম, হ্যাঁ বল। হ্যাঁ বলছিলাম যে থার্ড কোয়ার্টারে ওটা 48,000 হবে না 42,000 হবে? হ্যাঁ ম্যাম, ওটা 8 42,000 হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা 42 হবে, তাই এই জন্য মিলছে না হিসেব। 42 হলে এটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ये गलत लिख दिया था मैंने। 42 होने से ये हो गया 84। अच्छा, 84 होने से यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर? मैम 3,20,000। अच्छा 3,20,000, ठीक है, गलत लिख दिया, 3,20,000। तो ये हो गया 3,20,000 प्लस 5, मतलब 3,25,000 इतना हमें खरीदना पड़ेगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में जो रखना है उसको मिला के। और हम लोगों ने पहले से, सॉरी, हम लोग के पास पहले से कितना है? 10,000 ओपनिंग में है, तो उतना कम खरीदेंगे तो चलेगा। यहाँ पर हो जाएगा लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000, तो 350। ठीक है, इतना रॉ मटेरियल हमें खरीदना पड़ेगा, मटेरियल टू बी परचेज्ड, इतना रॉ मटेरियल हम लोग को खरीदना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं रॉ मटेरियल परचेज बजट के बाद। रॉ मटेरियल परचेज बजट क्वांटिटी में निकल गया क्योंकि ये केजी का आंसर आए, इन वैल्यू वो भी निकाल लेते हैं, बाकी होमवर्क दे देंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज बजट इन वैल्यू। ठीक है, Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा। मेरे पास जो डेटा है देखो, वो है पूरे ईयर का, पूरे 4 क्वार्टर का 3,15,000 का रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। बट हमें क्वार्टर वाइज कितना रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, कि क्वार्टर वाइज हमें कितने रॉ मटेरियल का जरूरत है वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे पूरे क्वार्टर का सेल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाएंगे।
वर्किंग नोट नंबर 1, वो जो मैंने तब बोला ना कि ये बाद में किसी काम में आएगा, तो देखो इसमें काम आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि टोटल एनुअल प्रोडक्शन, टोटल एनुअल प्रोडक्शन, पूरे साल भर का प्रोडक्शन कितना होगा। तो 4 क्वार्टर का सेल का ऐड कर देंगे, ठीक है। पूरे साल भर का प्रोडक्शन ये हो जाएगा 30, 37,500, 41,250, 37,500, 41,250, 45,000, 41,250 और 45,000, ठीक है। ये इतना एनुअल प्रोडक्शन है, लेकिन हमारे पास जो है क्लोजिंग स्टॉक में भी हमें कुछ ना कुछ जो है रखना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बोला है ना, फिनिश्ड गुड 6,000 ओपनिंग में, क्लोजिंग में 12,250 रखना है। तो इसके साथ साथ 12,250 भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा, लेकिन 6,000 कम करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक में है। तो ये देखो 30,000 प्लस 37,500, ठीक है, सेकेंड क्वार्टर, 41,250 थर्ड क्वार्टर, एंड 45,000 ये हो गया फोर्थ क्वार्टर, ठीक है, प्लस 12,250, ठीक है। ये हो गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक। तो इतना मुझे टोटल प्रोडक्शन करना चाहिए, लेकिन मेरे पास 6,000 अवेलेबल है, तो हम 1,60,000 का प्रोडक्शन करेंगे तो मेरा चलेगा, ठीक है। ये पूरे ईयर का प्रोडक्शन है, और पूरे ईयर का प्रोडक्शन के साथ साथ मेरे पास पूरे ईयर का मटेरियल का जो है रिक्वायरमेंट भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया मेरा 1,60,000। तो इसके हिसाब से मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे कितना मटेरियल जो है परचेस करना पड़ेगा। अगर मेरा प्रोडक्शन कितना है, ये देखो प्रोडक्शन जो है अगर 1,60,000 है, तो मुझे कितना मटेरियल परचेस करना पड़ेगा वो वैल्यू में निकालना है। अच्छा, अब 3,15,000 तो टोटल है, यहाँ पर लिखते हैं, देखो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो टोटल 4 क्वार्टर का टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल 3,15,000 पूरे ईयर का रिक्वायरमेंट है। इतना केजी रिक्वायरमेंट है, हमें अमाउंट निकालना है। तो रेट पर केजी वो हमें पता है, रेट पर केजी है 2 रुपीज करके, क्वेश्चन दिया था, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ के बताते हैं। ये देखो यहाँ पर ये देखो, द कंपनी प्रपोज टू परचेज द एंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल 3,15,000, ठीक है। अब कैसे परचेस करना है बोल दिया है, गिवन है फर्स्ट 3 क्वार्टर्स इन द प्रोपोर्शन एट द प्राइस गिवन बिलो। बोल रहा है कि कैसे परचेस करना है, फर्स्ट क्वार्टर में 30%, किसका 30%, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल परसेंटेज टू टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ क्वांटिटी, उसका 30%, मतलब 3,15,000 का 30%। तो 3,15,000 का 30% यहाँ पर बता दिया, इतने क्वांटिटी में परचेस करना है। सेकेंड क्वार्टर का कितना बोला है, 50 और 20। अच्छा, 3,15,000 का 50 और 20, मुझे तुम लोग बताओगे थोड़ा कितना कितना आ रहा है। और ये लास्ट वाला है 3,15,000 का, अच्छा 3 ही बताया है। अच्छा 3 ही लिखेंगे, 3 ही बताया, देखते हैं 3 क्यों बताया है, एक सेकेंड। 30, 50 और 20%। द कंपनी प्रपोज टू परचेज द एंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट। अच्छा 3 क्वार्टर में ही परचेज कर लेंगे, क्योंकि 30, 50 और 20 करोगे तो 100% परचेज हो जा रहा है, मतलब इस क्वार्टर में हमें कुछ परचेज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये जितना जितना आएगा उतना लिखना पड़ेगा। तो कैलकुलेट किए हो, 3,15,000 का 30% कितना होगा। मैम 94,500। अच्छा उसके बाद वाला मैम 1,57,500। 1,57,500, और उसके लास्ट वाला 20% यानी 63,000, ठीक है। इस क्वार्टर में, 63,000। हाँ इस क्वार्टर में कुछ परचेस करने मना किया है तो नहीं करेंगे। प्राइस रेट बता दिया है, क्योंकि 100% कंप्लीट हो जा रहा है। 2, 3, 4, ठीक है, ये रहा 2, 3 और 4। तो अमाउंट निकाल लो कितना कितना करके परचेस होगा। तो 2 रुपए पर किलो करके 94,500 का कितना हो जाएगा, 189, और 1,57,500 का 3 करके 4,72,500, और ये वाला देख लो 63 इंटू 4, 252, ठीक है। इसमें कुछ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है,
अब इसका टोटल करने से आएगा 9,13,500। तुम लोग देख लेना, 9,13,500 आएगा। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी इसका जरूरत तो नहीं पड़ा, ठीक है। चलो ये वर्किंग नोट बना तो लिया है, बट इसका जरूरत यहाँ भी मुझे नहीं दिखा। मुझे लगा शायद एनुअल प्रोडक्शन के साथ कोई लिंक होगा। नहीं, अभी तक एनुअल प्रोडक्शन के साथ कोई लिंक नहीं है। यहाँ मैं बता दिया कैसे परचेस करना है, कितना रुपए पर किलो है, तो कर लिया। फोर्थ क्वार्टर में कुछ परचेस करने का जरूरत नहीं पड़ा, जैसा क्वेश्चन बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये बन गया, और ये 3 भी बन गया। फिर बोल रहे प्राइस स्टोर लेजर कार्ड ऑफ द रॉ मटेरियल यूजिंग फीफो। तो ये तो नहीं, अगर किसी को फीफो आता है तो ट्राई करके देख सकते हो, अदरवाइज हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में ये क्या होगा। तो ये जो है ये बाकी रख रहे हैं। होमवर्क तो नहीं बोलेंगे क्योंकि कर पाओगे कि नहीं मुझे नहीं पता। और अभी इसके अंदर अगर कोई फ्लेक्सिबल बजट मिले तो तुम लोग चाहो तो कर सकते हो। अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है और कोई फ्लेक्सिबल बजट बचा है कि नहीं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, थैंक यू मैम। ठीक है, बाय।